मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यटन। पर्यटन पाठ 12। हेलो विद्यार्थी मित्रों, चलो हम लोग ऐसे स्थल को देखते हैं जहां पर हम हमारे परिवार के साथ सैर पर जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों को ये देखना है कि पर्यटन जाते वक्त या जाते समय हम अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ या फिर अनेक लोगों के साथ सैर पर पर्यटन करने जाते हैं। तो हमारे पास पर्यटन स्थल के लिए 5 है। ठंडी हवा के स्थल 1, समुद्र तट के समीप वाले स्थल 2, नंबर 3 है ऐतिहासिक स्थल, नंबर 4 है धार्मिक स्थल, नंबर 5 है अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो पर्यटन स्थल के लिए अपने पास 5 ऐसे ये है जो हम लोग 5 जगह पर हम लोग जा सकते हैं। ठंडी हवा, समुद्र तट, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल और अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो ठंडी हवा की स्थल वो होते हैं जहां पर महाबलेश्वर भारत की महाराष्ट्र प्रांत का एक नगर है, जहां पर सौरगाह नगर महाबलेश्वर दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र राज्य की पश्चिम भारत में स्थित है। महाबलेश्वर मुंबई भूतपूर्व मुंबई से 64 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और सातारा नगर के पश्चिमों में महाराष्ट्र पश्चिम घाटी की सह्याद्री पहाड़ियों में 1448 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ये ठंडी हवा के लिए स्थल के लिए प्रसिद्ध है महाबलेश्वर। वहां पर जाने के बाद अपने को मुंबई से 64 किलोमीटर और सह्याद्री पहाड़ियों से के ऊपर स्थित है। वहां पर जाने के लिए अपने को मुंबई से 64 किलोमीटर दूरी पर महाबलेश्वर है, जहाँ ठंडा वातावरण, ठंडी स्थितियां है। वहां पर जाकर हम लोग ये पर्यटन कर सकते हैं। अब रहा समुद्र तट के समीप वाले स्थल। समुद्र तट के समीप वाले स्थल जैसे मुंबई में है, अलीबाग रायगढ़ में है, रायगढ़ जिले में। अलीबाग देश की खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है, जिसमें बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है वहां पर घूमने से। केलवा बीच ठाणे जिले में है, यह 8 किलोमीटर दूरी पर लंबा समुद्र तट है। जुहू बीच मुंबई में है। मैरिन ड्राइव ये भी मुंबई में है। मैरिन गोंगाई मुंबई तट मुंबई पर है। ये समुद्र तट के समीप वाले स्थल है जो हम लोग पर्यटन करने के लिए जा सकते हैं, जो समुद्र तट के समीप वाले स्थल है। ऐतिहासिक स्थल वो होते हैं जो राजा महाराजाओं के बड़े बड़े किले होते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली, जुहू बीच, जोगेश्वरी गुफा, हेस्टिंग्स गार्डन, मैरिन ड्राइव, रत्नगिरी का किला, लोनावाला, सह्याद्री पहाड़िया और औरंगाबाद का अजंता एलोरा, ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल है। अब धार्मिक स्थल सिद्धि, उदाहरणार्थ के तौर पर ये समझ लो, धार्मिक स्थल मुंबई में सिद्धि विनायक है, विरार में है कुछ जो क्या बोलते हैं उसको, विरार का मेरे को नाम नहीं मालूम, लेकिन सिद्धि विनायक मंदिर, साई मंदिर और माही में स्थित है हाजी अली दरगाह, ये धार्मिक स्थल है। अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कर्नाल अभयारण्य रायगढ़, चांदोली अभयारण्य, तानासा अभयारण्य ठाणे में है और फरनास अभयारण्य रायगढ़ में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, मालवान समुद्र अभयारण्य, अब देखेंगे पश्चिम महाराष्ट्र वाले कोयना अभयारण्य, गाजीपुर अभयारण्य, नांदूर मादेश्वर अभयारण्य, भीमाशंकर अभयारण्य, ये पश्चिम महाराष्ट्र के है। अब विदर्भ के अंधारी अभयारण्य, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, लोनार अभयारण्य और ज्ञानगंगा अभयारण्य। तो ये रहा ठंडी हवा की स्थल, समुद्र तट के समीप वाले स्थल, ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थल और अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। अब ठंडी हवा की स्थल के लिए अब
मैप के माध्यम से अगर देखा जाए, ठंडी हवा की लेह, श्रीनगर, जम्मू तवी, शिमला, मैसूरी, नैनीताल, गंगाटोक, दार्जिलिंग, ये ठंडी हवा के लिए। अब अभयारण्य के लिए मसूरी, जोधपुर, भरतपुर, मेलघाट और चंद्रपुर। और समुद्र तट के लिए कोलकाता, चेन्नई, रामेश्वर, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, ये भारत के मैप में दर्शाए गए हैं। और जैसे धार्मिक स्थल के लिए अगर देखा जाए तो अमृतसर, मथुरा, जयपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, खजुरा, गया, द्वारिका, कोलकाता, पुणे, तिरुपति, बेंगलुरु, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, ये धार्मिक स्थल के लिए है। जैसे उदाहरणार्थ और ऐतिहासिक स्थल लेह, श्रीनगर, जम्मू तवी, शिमला, चंडीगढ़, मसूरी, नैनीताल, जोधपुर, जैसलमेर, झांसी, अहमदाबाद, पटना, भोपाल, जबलपुर, ये सब धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। तो अपन पर्यटन स्थल करने के लिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे, अब ये हुआ पर्यटन स्थल के लिए हम लोगों को कहाँ जाना है, कौन से स्थान। अब पर्यटन करते वक्त अपने साथ कौन सी साहित्य सामग्री होना चाहिए। तो पर्यटन करते समय अपने पास बहुत सारी साहित्य सामग्री होना चाहिए। बैग बैग में कैमरा होना चाहिए, घड़ी, वॉच, घड़ी होना चाहिए, पेन, नोटबुक, कॉपी, गर्म कपड़े, शूज, जूते, बहुत सारी चीजें अपने साथ, खाने पीने की, अपने साथ कुछ अगर हो गया, चोट लगे, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। साथ में इस अभी के टाइम में तो मोबाइल भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने को जो चीजें मालूम नहीं होती तो वो मोबाइल के माध्यम से हम लोग पर्यटन स्थल तक पहुंच सकते हैं। अब चलो हम कुछ ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें अपने को मालूम होने के बाद भी मालूम नहीं होती। अगर आपको कोई शहर पर जाना है तो आप कोई ना कोई सामान अपने साथ लेते हैं, तो आप बताओ इनमें से नीचे दिए गए सामान आप कहाँ पर लेके जा सकते हैं। धूप में कैप लगती है, ठंडी के दिनों में जर्किन लगती है, और धूप लगती है तो कैप की जरूरत पड़ती है, और ठंडी के दिनों में कोट वोट की जरूरत पड़ती है। आगे, आप बहुत सारी नजदीकी दूर की शहर पर जाते हो तो आपको पता है कि वहां पर जाने के लिए आपको क्या क्या पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। चलो हम बताता है कि क्या पूर्व तैयारी हमें करनी जरूरी है। कोई भी शहर पर जाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। किसी भी वक्त कोई भी घड़ी आ सकती है। उस स्थान तक जाने का मार्ग चुनना, हम जिस स्थान को पर्यटन करने के लिए जिस स्थान पर जाना होता है वो पहले मार्ग चुनना होता है। दूसरा, परिवहन के साधन कौन से है। परिवहन के साधन कौन से है, जैसा ट्रेन हो सकती है, प्लेन हो सकता है, फोर व्हीलर हो सकती है, या फिर हम लोग बस से भी जा सकते हैं। ये पहले साधन जरूरी है कि किस साधन से अपने को पर्यटन करने के लिए जाना है। आवश्यक दैनिक जरूरी वस्तुएं हमारे साथ में लेना बहुत जरूरी है। जो हमारे लिए आवश्यक है, जो दैनिक रोज के उपयोग में लाते, वो वस्तुएं हमारे साथ में होना बहुत जरूरी है। अपेक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद वहां के मनमोहक और दर्शनीय स्थलों की जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। अपन अगर वहां जाते हैं तो वहां के कुछ स्थानों की जानकारी भी रखना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कुछ स्थानों की जानकारी हमें नहीं होती, इसलिए कुछ स्थानों की जानकारी भी रखना बहुत जरूरी है। वहां पर कौन सी सेवा सुविधाएं है, वहां पर कौन सी सेवा सुविधाएं उपलब्ध है, इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आपको मालूम भी होना चाहिए वहां पर जाने जाते वक्त अपने को वहां कौन सी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, क्या नहीं। आगे, आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों को हमारा निवास स्थान छोड़कर विभिन्न स्थानों को क्यों भेंट देना पड़ता है, और उनके क्या कारण होते हैं। विभिन्न स्थान, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो पर्यटन अपना ठंडी हवा के होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो धार्मिक होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो अभयारण्य होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक होते हैं। तो विभिन्न स्थानों को भेंट देने के लिए, सैर करने करके आनंद प्राप्त करने के लिए, खुद के मनोरंजन के लिए
व्यापार करने के लिए, कई बार निवास करने के लिए। तो अपने को ये समझना चाहिए कि विभिन्न स्थानों को भेंट देने के लिए, अलग अलग प्रकार के सैर करके आनंद प्राप्त करने के लिए अपन अगर पर्यटन करने जाते हैं तो हमको खुशियाँ, आनंद, मौज मस्ती करने के लिए होता है, और खुद के मनोरंजन के लिए जो होता है, कुछ लोग व्यापार करने के लिए भी और कई बार निवास करने के लिए भी। नेक्स्ट, हर एक पर्यटन स्थल उनके प्राकृतिक सुंदरता और मान भवन, जलवायु, मनोरमा दृश्य, गर्म पानी, झरने, समुद्री तट, ऐतिहासिक शिल्प, धार्मिक स्थल, वन्य प्रदेश ऐसे भिन्न भिन्न कारणों की वजह से प्रसिद्ध है। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म पानी के झरने, कुछ मनमोहन जलवायु, मनोरमा दृश्य और समुद्री तट, ऐतिहासिक शिल्प, धार्मिक स्थल, वन्य प्रदेश ऐसे विभिन्न प्रकार के कारणों की वजह से प्रसिद्ध होते हैं। कुछ किसी के लिए प्रसिद्ध होता है तो कुछ किसी के लिए, कुछ गर्म पानी के लिए, कुछ धार्मिक स्थलों के लिए, कुछ प्राकृतिक सुंदरता के लिए, कुछ ऐतिहासिक शिल्प, धार्मिक स्थल के लिए, ऐसे कुछ प्रसिद्ध होते हैं। क्या आप जानते हो कि राजनीतिक सीमाओं की धार पर पर्यटन के दो प्रकार होते हैं, एक स्वदेशी पर्यटन और एक विदेशी पर्यटन। अब स्वदेशी पर्यटन जो देशांतर्गत भागों में किए जाने वाले पर्यटन को स्वदेशी पर्यटन कहा जाता है, और विदेशी पर्यटन अपने देश की सीमाएं लांघ कर दूसरे देश में पर्यटन करने के लिए जाने को ही विदेशी पर्यटन ऐसी कहा जाता है। अपने देश से दूसरे देश में, अपने देश की सीमाएं लांघ कर दूसरे देश में पर्यटन करने के लिए जाने के लिए ही विदेशी पर्यटन कहा जाता है। स्वदेशी पर्यटन वो होता है जो देशांतर्गत भागों में किए जाने वाले पर्यटन को स्वदेशी पर्यटन ऐसा कहा जाता है। जैसे कि हम लोग भारत में भी घूम सकते हैं, बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, कर्नाटक है, कलकत्ता है, ये और इधर है अफ्रीका है, अमेरिका है, ये यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, ये विदेशी पर्यटन ऐसी कहा जाता है। तो स्वदेशी और विदेशी, स्वदेशी यानी अपने देश में, विदेशी में बाहर में, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में। लेकिन आपको पता है आपको विदेश यात्रा के लिए किसकी जरूरत होती है? सभी को मालूम है विदेश यात्रा करने के लिए कौन सी चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो चलो हम देखते हैं कि हमें किसकी जरूरत होती है और कौन सी चीजें हमारे पास होनी चाहिए अगर हमें विदेश यात्रा करनी है। तो हमको अगर विदेशी पर्यटन करना है तो अपने को कौन सी चीजों की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत होती है, और हम लोग आगे नहीं जा सकते, लोग नहीं कर सकते। पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है, निर्गमन अनुमति वीजा बोलते वो बहुत जरूरी है, यात्री बीमा ये भी होना जरूरी है, विदेशी देश की मुद्रा परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन करना पड़ता है, तभी हम लोग विदेश में जा सकते हैं। अपने देश की मुद्रा को उस देश की मुद्रा में परिवर्तन करना पड़ता है। यानी एक पासपोर्ट हो, दूसरा निर्गमित अनुमति मीन्स वीजा, तीसरा यात्री बीमा और चौथा विदेश देश की मुद्रा। यानी इन सारी चीजों के ऊपर, चार चीजों के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है। आगे देखते विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है पर्यटन में मोबाइल की भी बड़ी सहायता होती है, बहुत ही। आपको पता है पर्यटन में मोबाइल की सब बड़ी सी बड़ी सहायता होती है, क्योंकि नंबर एक, भ्रमण ध्वनि में जीपीएस यंत्रणा होती है। भ्रमण ध्वनि में गूगल मैप जैसे ऐप का उपयोग किया जाता है। इस यंत्रणा में मानचित्र के कारण हम निश्चित कहाँ पर है इसका पता चलता है। हमें कहाँ जाना है यह निश्चित करने के लिए बाद उस स्थल पर पहुंचने के लिए विविध विकल्पों के रास्ते, अंतर, यातायात के प्रकार अनुसार लगने वाला समय, मार्गों में, सड़कों में सुविधाएं जैसे पेट्रोल पंप, उपग्रह, निवास स्थान, निवास व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है। यानी मोबाइल होने से कहाँ पर पेट्रोल पंप है, कहाँ से यातायात का कहाँ से जाती है, अपने सड़कें कहाँ पर है, कितनी दूर है, अपन कहीं फंस तो नहीं गए, अपने को ठहरने के लिए व्यवस्था है क्या नहीं, निवास करने के लिए, ये अपने मोबाइल के माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से या गूगल मैप के माध्यम से हमको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। पर्यटन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इन सारी चीजों का पर्यटन में उपयोग किया जाता है। मोबाइल होना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से हम लोग
जीपीएस चालू करने के बाद या गूगल मैप के माध्यम से हम लोग उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। अब पर्यटन से देश को और स्थायी लोगों को क्या फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। पर्यटन से देश को और स्थायी लोगों को क्या फायदा होता है? जो स्थायी होते हैं, जब जैसे धार्मिक स्थल पे जाओ तो वहाँ के जो स्थायी लोग होते हैं उनको रोजगार मिल जाता है और बाहर के लोग आते हैं, उस देश को भी उसकी आमदनी हो जाती है। नंबर एक, पर्यटन एक महत्वपूर्ण तृतीय व्यवसाय है, यानी तीसरे नंबर का, पर्यटन एक महत्वपूर्ण तृतीय व्यवसाय है। इस व्यवसाय से प्रदेश की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति की विश्व को पहचान होती है। यानी पर्यटन के माध्यम से व्यवसाय के प्रदेश की प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की विश्व को पहचान होती है। देश के पर्यटन को जैसे ही अनेक विदेशी पर्यटक प्रदेश के विविध फलों को भेंट देते हैं, यानी विविध फलों को देश के पर्यटकों को जैसे ही अनेक विदेशी पर्यटक प्रदेश के विविध फलों को भेंट देते हैं। और 4, परिणामतः देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। जो देश की मुद्रा होती है वो विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। इस लाभ के सिवाय पर्यटन स्थलों का विकास होता है, वहाँ के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध होता है। जो होते हैं वहाँ के लोग, जो स्थायी लोग होते हैं, उनको तो फायदा होता ही है, लेकिन उनको रोजगार भी मिलता है और उनके पर्यटन स्थलों का विकास भी होता है और वहाँ के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हो जाता है। अब छठवां, पर्यटन का महत्व ध्यान में लेकर स्थानीय निवासी प्रदेश की प्रकृति, संस्कृति की रक्षा करने में संबंध सजग बनते हैं। जो पर्यटकों का महत्व ध्यान में रखकर स्थानीय निवासी, यानी जो स्थायी लोग होते हैं, जो निवासी लोग होते हैं, उनके प्रदेश की प्राकृतिक संस्कृति की रक्षा करने संबंध में सजग बनते हैं। छठवां, पर्यटन विकास के लिए विविध माध्यमों द्वारा विज्ञापन करने से पर्यटन व्यवसाय की वृद्धि होती है। अब हम लोग विज्ञापन, पर्यटन विकास के लिए विविध माध्यमों द्वारा विज्ञापन करने से पर्यटन व्यवसाय की वृद्धि होती है। विज्ञापन के माध्यम से वहाँ के पर्यटनों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, जिसके माध्यम से वहाँ के लोग विज्ञापन के माध्यम से वहाँ जाना है, प्रचार होता है विज्ञापन के माध्यम से, यहाँ इतनी सुविधा या ठहरने की उत्तम व्यवस्था है या बच्चों को खेलने की व्यवस्था है, यहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलती है, आपको घुमाने के लिए वो गाइड्स मिल जाते हैं, आपको बताते हैं कि वहाँ जाने से पहले क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसको हाथ लगाना चाहिए, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वो देखने के लायक है, या प्रत्येक चीजें अपने को टूर गाइड के माध्यम से मिलती है। इसलिए अपना जो वार्तालाप होता है, विज्ञापन होता है, उसके माध्यम से उसको भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब पर्यावरण इतना ही पर्यटन है। वृक्ष एवं वन्य पशु पक्षियों को हानि न पहुंचाना, पर्यावरण इसमें ही पर्यटन है। आपको मालूम है कि पर्यटन करते वक्त वृक्ष मीन्स पेड़ और वन्य पशु मीन्स जो जंगलों में होते पशु पक्षी जानवर, इनको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, नागरीकरण के कारण पर्यावरण की हानि होती है। इसे देखते हुए पर्यटन संकल्प सामने आई है। यानी आपको देखना है कि बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, नागरीकरण के कारण पर्यावरण की हानि होती है और उसे देखते हुए पर्यटन संकल्पना सामने आई है। दूसरा, पर्यटन करते समय पर पर्यावरण को हानि न पहुंचे, पर्यावरण का हास न हो, इसका विचार करके पर्यटन विकास करने पर पर्यावरण इतना ही पर्यटन होता है। आपको मालूम है पर्यटन इतनी पर्यटन में पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाना, कोई बाहर जाते तो पेड़ों पर लिख देते हैं उसको काटना नहीं, डगाली नहीं तोड़ना, पशु पक्षियों को नहीं मारना, ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। स्थलों पर कूड़ा कचरा न डालना, ध्वनि प्रदूषण को रोकना, यानी विभिन्न चीजें, ये सारी चीजों का ध्यान हमको रखना चाहिए, क्योंकि पर्यटन
पर्यावरण स्नेही पर्यटन होता है, तो इन सारी चीजों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। पशु पक्षी पेड़ पौधे इनको हानि नहीं पहुंचाना नहीं है। स्थलों पर कूड़ा कचरा न डालना, ध्वनि प्रदूषण को रोकना, यानी इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। अब पर्यटन, विभिन्न प्रकार के पर्यटन, विभिन्न प्रकार के पर्यटन, यात्रा, अभयारण्य, जंगल में घूमना, समुद्री पर्यटन, साहसी खेल, समुद्र तल की जीव की, स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन, कृषि पर्यटन, सिनेमा पर्यटन। कुछ लोग इतने प्रकार के पर्यटन के प्रकार है। यात्रा करना, कहीं यात्रा करने जाते, अभयारण्य के लिए जंगलों में घूमने जाते हैं, जहाँ जंगली जानवर पशु पक्षियां होते हैं, जंगल में घूमना पसंद करते। समुद्री पर्यटन, जो समुद्र जहाज से घूमने जाते हैं। साहसी खेल, जो हिमालय के पहाड़ियों पर बर्फ के ऊपर स्केटिंग खेलते हैं। समुद्र तल की जीव संतुष्टि, वहां पर समुद्र के अंदर में भी ये पर्यटन किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी, जिसको बोलते हैं योगा, भारत में बहुत सारे लोग योगा करने के लिए भी आते हैं। कृषि संबंधी पर्यटन, यानी भारत में या महाराष्ट्र में या कहीं भी हो, खेती कैसी की जाती है, किस प्रकार की किसी किसी कृषि एग्रीकल्चर में मजा आता है पर्यटन करने के लिए, सीखने को मिलता है खेती कैसी की जाती है, कृषि कैसी की जाती है, इसके माध्यम से की जाती है। सिनेमा पर्यटन, यानी सिनेमा में फिल्म देखने, फिल्म सिटी देखने के लिए बहुत ही अति उतावलेपन से अपने को वहां पर जाने के लिए, देखने के लिए, यानी कितनी सारी चीजें पर्यटन के माध्यम से। यात्रा करना, कहीं जतरा वतरा लगता है, वहां पर हम लोग यात्रा करने जाते हैं। अभयारण्य, जो जंगलों में जंगली जानवर होते हैं, इसको अभयारण्य कहा जाता है। जंगल में घूमना ये एक पर्यटन होता है। समुद्री तट घूमते हैं। साहसी खेल, स्केटिंग के माध्यम से बर्फ को ऊपर फिसलते, वो एक उसके ऊपर भी पर्यटन कर सकते हैं। समुद्र तल में, समुद्र के अंदर स्वास्थ्य संबंधी जो हम लोग योगा करते, वो एक पर्यटन होता है। कृषि पर्यटन, एग्रीकल्चर के माध्यम से जो जिसको, जिस विद्यार्थी या जिस व्यक्ति को कृषि की सबसे ज्यादा लाभ होता है और उसको सीखना अधिक होता है, तो वो कृषि का पर्यटन सीखने के लिए अनेक प्रकार के पर्यटन देखता है। कितने दिन की फसल होती है, क्या होती है, ये भी देखने के लिए जाता है। और सिनेमा पर्यटन, ये सारे पर्यटन अपने को पर्यटन के माध्यम से सीखने को मिलते हैं। कुछ लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, मजा लेने के लिए। कुछ विद्यार्थी या कुछ लोग क्या करने जाते हैं, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए जाते हैं। तो ये सारे पर्यटन के उपाय हैं। अब पर्यटन और आर्थिक विकास, पर्यटन और एक आर्थिक विकास। पर्यटन विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत सा लाभ होता है। पर्यटन विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत सा लाभ होता है। पर्यटन से उपहारगृह, दुकानें, यातायात व्यवस्था, मनोरंजन स्थलों आदि घटकों का विकास होकर अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष लाभ होता है। जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष लाभ होता है, आमने सामने, फेस टू फेस। पर्यटन से उपहारगृह, दुकानें, यातायात व्यवस्था, मनोरंजन स्थलों आदि घटकों का विकास होकर अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। हित इस हाथ से लो और इस हाथ से दो, यानी प्रत्यक्ष आमने सामने। अप्रत्यक्ष में बाद में देना है, उधारी। तो इसमें प्रत्यक्ष आमने सामने बैठकर इसका फायदा होता है। उसी प्रकार आधारभूत सुविधाओं का विकास होता है और रोजगार निर्मित होती है। इससे अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष फायदा होता है। उसी प्रकार आधारभूत सुविधाओं का विकास होता है और रोजगार निर्मित होती है और इससे अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष फायदा होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। पर्यटन के स्थल मैप के माध्यम से, जो नक्शा है उसके माध्यम से देखते हैं कि पर्यटन करने के लिए कौन से स्थान पर अधिक ज्यादा फायदेमंद होता है, कहाँ कहाँ पर। अब भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, ये देखिए यहाँ पर मैप में जो नक्शा है आपके सामने में। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, जैसा धार्मिक स्थल अमृतसर, मथुरा, जयपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, खजुराहो, गया, द्वारका, कोलकाता, पुणे, तिरुपति, बेंगलुरु, रामेश्वर, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, ये धार्मिक स्थलों के लिए भारत में पर्यटन के लिए प्रमुख स्थल है। अब ऐतिहासिक स्थान, लेह, श्रीनगर, जम्मू तवी,
शिमला, चंडीगढ़, मैसूरी, नैनीताल, जोधपुर, झांसी, अहमदाबाद, पटना, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, अजंता एलोरा और चेन्नई। ये ऐतिहासिक स्थान है जो भारत में हम लोग पर्यटन के लिए प्रमुख स्थान पर जा सकते हैं। आपको मैप में दिख रहे हैं उसकी स्थान। आगे अब ठंडी हवा के स्थल लेह, श्रीनगर, जम्मू तवी, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, गंगाटोक, दार्जिलिंग, ये ठंडी हवा के लिए स्थल है। अभयारण्य मंसूरी, जोधपुर, भरतपुर, मेलघाट और चंद्रपुर, ये अभयारण्य। इस चंद्रपुर अभयारण्य में जंगली जानवरों के लिए ये लोग प्रसिद्ध है। अब समुद्र तट कोलकाता, चेन्नई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम, तो ये और मुंबई, ये समुद्र तट वाले स्थल है। यहाँ समुद्र के किनारे पर जाकर हम पर्यटन कर सकते हैं। जो धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, ठंडी हवा की स्थल है, अभयारण्य है और समुद्र तट है। मैप के माध्यम से पर्यटन के स्थल हमने यहाँ पर देखी कि कहाँ पर धार्मिक स्थल है। अमृतसर है, मथुरा है, जयपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, कन्याकुमारी है, जगन्नाथपुरी है, कलकत्ता है, तिरुपति है। यहाँ पर हम धार्मिक स्थल देख सकते हैं, जा सकते हैं पर्यटन के लिए। ऐतिहासिक स्थान जो शिमला, चंडीगढ़, मंसूरी, नैनीताल, जोधपुर, जैसलमेर, झांसी, अहमदाबाद और पटना, भोपाल, जबलपुर, अजंता एलोरा, ऐतिहासिक स्थल। ठंडी हवा श्रीनगर, जम्मू तवी, मैसूरी, नैनीताल, गंगाटोक, दार्जिलिंग और अभयारण्य मंसूरी, जोधपुर, चंद्रपुर, भरतपुर, ये अभयारण्य के लिए। और ठंडी हवा यानी समुद्री तट कोलकाता, चेन्नई, रामेश्वर, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम और मुंबई, ये समुद्र तट वाले धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, ठंडी हवा के स्थल और अभयारण्य और समुद्र तट, इतनी सारी चीजें हम लोग इसके माध्यम से देखें, मैप के माध्यम से कि धार्मिक स्थल कहाँ पर है, समुद्र तट वाले स्थान कहाँ पर है और ऐतिहासिक स्थान कहाँ पर है। इसके कारण हम लोग आगे अब इसके बाद पर्यटन एवं पर्यावरणीय विकास। पर्यटन एवं पर्यावरणीय विकास। पर्यावरण और विकास के लिए पर्यटन उपयुक्त सिद्ध होता है। पर्यावरण विकास के लिए पर्यटन उपयुक्त सिद्ध होता है। पर्यटन उद्योग की आवश्यकता से प्राकृतिक स्थलों, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों का विकास होता है। विकास करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक निवेश किया जाता है। सरकार द्वारा आर्थिक निवेश किया जाता है पर्यटन के माध्यम से। पर्यावरण पूरक पर्यटन संकल्पना के लिए पर्यावरण की उचित दक्षता लेकर पर्यटन स्थलों का विकास किया जाता है। निवास स्थान, स्पोर्ट, यातायात मार्ग आदि घटकों की रचना पर्यावरण पूरक पद्धति से की जाती है। इस विकास में बिजली, पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। यानी अपने को वहां जाते वक्त बिजली या फिर पानी की सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। ज्यादा भी खर्च नहीं करना चाहिए और ज्यादा भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। पूर्ण उपयोग संकल्पना भी उपयोग में लाई जाती है। पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति सुरक्षित रखकर पर्यटन विकास किया जाता है। यानी पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति सुरक्षित रखकर पर्यटन विकास किया जाता है। ये रहे 2, 4, 6 और 7 मुद्दे जो पर्यटन एवं पर्यावरण विकास के लिए फायदेमंद होते हैं। पर्यावरण और विकास के लिए पर्यटन उपयुक्त सिद्ध होता है। पर्यटन उद्योग की आवश्यकता से प्राकृतिक स्थलों, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों का विकास के लिए सरकार द्वारा आर्थिक निवेश किया जाता है। पर्यावरण पूरक पर्यटन संकल्पना के लिए पर्यावरण की उचित दक्षता लेकर पर्यटन स्थलों का विकास किया जाता है। निवास स्थान, स्पोर्ट, यातायात मार्ग आदि संकल्पनों और घटकों की रचना पर्यावरण पूरक पद्धति से की जाती है। इस विकास में बिजली, पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। पूर्ण उपयोग संकल्पना भी उपयोग में लाई जाती है। पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति सुरक्षित रखकर पर्यटन विकास किया जाता है। ये थे पर्यटन और पर्यावरणीय विकास, जो इसके माध्यम से हम लोग इसका विकास कर सकते हैं। कहाँ पर जाने से पर्यावरण का विकास होता है, पर्यटन का विकास होता है। पर्यावरण का सारी चीजों का विकास होना चाहिए। जहाँ पर्यटन ऐतिहासिक हो या फिर अभयारण्य हो या फिर धार्मिक स्थल हो या फिर समुद्र तट वाले हो
या फिर अभयारण्य हो, या फिर ठंडी हवा की स्थल हो, या फिर ऐतिहासिक स्थल हो, जो पर्यावरण के विकास के लिए ये सारी चीजें महत्व होते हैं। पर्यटन और स्वास्थ्य। भारत में कुछ पर्यटक यह स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं। भारत में कुछ पर्यटक यह स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थलों को यात्रा करने के साथ ही भारतीय आयुर्वेद, योग शास्त्र, प्राणायाम करने में शारीरिक सरलता और मन को शांति प्राप्त होती है। भारत के अस्पतालों में मिलने वाले उपचार की जाने वाली शल्य चिकित्सा यह विदेशों की तुलना में कम खर्च में होने के कारण भी संसार के अनेक देशों से रोगी भारत में आते हैं। जो संसार से बहुत सारे रोगी है वो कहाँ पर आते हैं? भारत पर आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लगने वाली सेवा सुविधाओं से वैद्यकीय पर्यटन विकसित होता है। जो चार है, जो पर्यटन और स्वास्थ्य संबंधी सबसे ज्यादा लाभदायक होता है भारत में। अक्सर भारत में कुछ पर्यटक स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्राप्त करने के लिए आते हैं। अपने स्वास्थ्य को यहाँ से घूमने से यहाँ का वातावरण, यहाँ का जलवायु, यहाँ का पानी और यहाँ की कुछ दवाइयाँ और कुछ औषधियाँ और कुछ जड़ी बूटियाँ उनको अधिक अच्छी महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। इसके कारण संसार के जितने भी पर्यटक होते हैं वो भारत में अक्सर यहाँ पर आते हैं। यहाँ के पर्यटक स्थलों को यात्रा करने के साथ ही भारतीय आयुर्वेद, योग शास्त्र, प्राणायाम इनमें से शारीरिक दृष्टिकोण और मन को शांति प्राप्त होती है। भारत के अस्पतालों में मिलने वाले उपचारों की जाने वाली शल्य चिकित्सा यह विदेशों की तुलना में कम खर्चों में होने के कारण भी संसार के अनेक देशों से रोगी भारत में आते हैं। बहुत सारे प्रकार के जो मरीज है जो भारत में आते हैं और ये भारत में आने से उन रोगियों को इनके इलाज का सबसे ज्यादा फायदा होता है। ऐसे व्यक्तियों को लगने वाले सेवा सुविधाओं से वैद्यकीय पर्यटन विकसित होता है। वैद्यकीय जो पर्यटन है वो विकसित होता है। ये पर्यटन की स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन के जो चार मुद्दे थे। अब देखते हैं पर्यटन के माध्यम से कुछ विषय सामाजिक प्रकल्प का विकास होता है। पर्यटन के माध्यम से कुछ विषय सामाजिक प्रकल्प का विकास होता है। ग्रामीण संस्कृति, आदिवासी जीवन एवं संस्कृति, इन घटकों का पर्यावरण में समावेश करने से पर्यटन को सामाजिक दिशा मिलती है। महाराष्ट्र के मेलघाट में आदिवासी जीवन, महान समाजसेवी बाबा आमटे का आनंदवन प्रकल्प, रालेगांव सिद्धि, हिरवे बाजार जैसे आदर्श गांव की यात्रा करना आदि जैसे पर्यटन में सामाजिक भवन निर्माण होता है और वहां के विकास को बढ़ावा मिलता है। यानी पर्यटन के माध्यम से जो पर्यटन होते हैं उनके माध्यम से पर्यटन के माध्यम से कुछ विषय सामाजिक प्रकल्पों का विकास होता है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण संस्कृति, जो गांव खेड़ी की संस्कृति, उसका आदिवासियों का जनजीवन संस्कृति, इन घटकों का पर्यावरण पर समावेश करने से पर्यटन को सामाजिक दिशा मिलती है। महाराष्ट्र के मेलघाट में आदिवासी जनजीवन, महान समाज से बाबा आमटे का महानदवन प्रकल्प, रालेगांव सिद्धि, हिरवे बाजार जैसे आदर्श गांव की यात्रा करना आदि जैसे पर्यटन में सामाजिक भवन निर्माण होता है और वहां के विकास को बढ़ावा मिलता है। ये भाग्य से ज्यादा फायदेमंद होता है। अब पर्यटन करते समय यह बातें सदैव याद रखना चाहिए। जब हम लोग पर्यटन करने जाते हैं तो कुछ बातों को सदैव ध्यान रखना चाहिए, कुछ ध्यान में नहीं होती। पर्यटन करते समय हमें ये सदैव बात ध्यान में रखना चाहिए कि समुद्र किनारे पर पहले जाने पर ज्वार भाटा समय सारणी की जानकारी रखनी चाहिए। ज्वार और भाटा कब, इसकी सबसे पहले जानकारी रखना चाहिए। स्थानीय मार्गदर्शक के सिवाय समुद्री किनारा, पर्वत कगार, जंगल, अपरिचित गुफाएं अथवा अन्य स्थलों की स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। यानी जो अपने को वहां बताने वाले होते गाइड्स, उनके अनुसार बताए अनुसार ही वहां पर जाना चाहिए, अन्यथा
नहीं जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अपने साथ कुछ भी घटना घट सकती है। उसने बोला है कि पहला, समुद्र किनारे पर टहलने जानते समय ज्वार भाटा का समय सारणी की जानकारी रखना चाहिए। अपने को उसका ज्ञान नहीं होता किस समय ज्वार और किस समय ज्वार भाटा आता है, तो इसकी भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। या फिर जानकारी नहीं होती तो वहां पर हमारे साथ कुछ, हम लोग जाते तो वहाँ कुछ बताने वाले होते, गाइड्स होते, उनको पूछ कर अपने को वहाँ अंदर में प्रवेश करना चाहिए, जाना चाहिए। स्थानीय मार्गदर्शक के सिवाय समुद्री किनारा, पर्वत कगार, जंगल, अपरिचित गुफाएं अथवा अन्य स्थलों के स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। बिना परमिशन के, बिना अनुमति के उस स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। समुद्र तट के कगार पर, पर्वत के कगार पर जंगली प्राणियों के साथ सेल्फी लेना टालना चाहिए। मीन्स जंगली प्राणियों और कुछ पर्वत कगार होते, उनके ऊपर सेल्फी नहीं लेना चाहिए, ये टालना चाहिए। कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी घटना घट सकती है। समुद्र के गहरे पानी में जाने का और तैरने का मोह टालना चाहिए। किसी को बोलते हैं कि मुझे तैरना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तैरना आता है, लेकिन उस वक्त कब क्या हो जाता है ये कोई किसी को ध्यान नहीं आता। इसीलिए समुद्र के गहरे पानी में जाने का और तैरने का मोह टालना चाहिए। यानी लोगों को लोग बोलते हैं कि मुझे समुद्र में तैरना अच्छा लगता है, मुझे समुद्र में नहाना अच्छा लगता है, मैं नहाऊंगा, खेलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। पर्यटन स्थलों को साफ सुथरा रखने का प्रयास कीजिए। वहां पर गंदा नहीं करना चाहिए। हम कुछ खा लेते हैं वहां पर फेंक देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जाते उसके बाद कोई और दूसरे आते, उसके बाद कोई तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। यानी उसी प्रकार अपने को सबका ध्यान रखते हुए उस जगह को, उस पर्यटन स्थल को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है। जब पर्यटन स्थलों पर स्थिति प्राणी पक्षियों को तकलीफ न हो, इसका ध्यान रखें। किसी व्यक्ति हो, प्राणी हो, या फिर पक्षी हो, या फिर जानवर हो, इन सारी चीजों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, ये ध्यान में रखना चाहिए। वहां पर कोई सो रहा है, कोई आराम कर रहा है, चिल्लाना नहीं चाहिए। या फिर वह साइड में कोई, हो सकता है हम लोग जंगल घूमने गए, उन जानवरों को देखकर मार रहे, दौड़ रहे, या फिर उनके पीछे उनको पत्थर मार रहे, ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। और पशु पक्षियों को मारना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कुछ लिखना नहीं चाहिए। इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि अपने को ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर लगाए गए सूचना फलकों को दी गई सूचना का पालन करना चाहिए। हम जहाँ पर पर्यटन स्थल करने जाते या पर्यटन करने जाते, और वहां पर प्रत्येक जगह, प्रत्येक स्थान पर, चाहे ठहरने का हो या फिर घूमने का हो या फिर कुछ भी हो, वहां पर प्रत्येक जगह सूचना फलक दी होती है कि इस सूचना का पालन करना चाहिए। वहाँ सूचना पर ये लगी होती है, आप जिस अवस्था में जाते हो उसी अवस्था में आप ऑटोमेटिक रिटर्न आ जाइए। किसी वस्तु हो, पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो, प्राणी हो या जानवर हो, ये किसी को भी छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना, मारना नहीं, तोड़ना नहीं, फेंकना नहीं, कुछ भी नहीं करना। ये सारी चीजों के ऊपर जानकारी उस सूचना फलक के ऊपर लिखी होती है, और उस सूचना का हम लोगों को पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये धीरे धीरे इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जब पर्यटन करते समय ये पांचों चीजें, 5, 6 चीजें, 6, 7 चीजें अपने को हर हमेशा ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हो सकता है कभी हमसे गलतियां हो जाती है, हमको ध्यान नहीं रहता, और अपने को ध्यान न रहते हुए हम लोग कर लेते कुछ भी काम। किसी दोस्तों के साथ में या मित्रों के साथ में चलना ये अच्छा लगता है, उसको देखते हैं ना, मार के, ऐसा हो जाता है। अनजाने न करते हुए भी अनजाने में ये काम हो जाता है। इसलिए वहां पर जाते वक्त ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, हमने आज पर्यटन के बारे में जानकारी हासिल की है, और पर्यटन में इतनी सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। और ये मुझे पर्यटन में कहाँ कहाँ पर धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल और ठंडी हवा के स्थल, अभयारण्य, समुद्र तट, समुद्री किनारा, ये सारी चीजें पर्यटन के माध्यम से हमने देखा है। और पर्यटन में कौन सी सुविधाएं किसके माध्यम से, और बाहर जाना है, स्वदेशी या विदेशी यात्रा करना है, ये सारी चीजों की जानकारी अपने को होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पर्यटन करते समय अपने को अनेक चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। धार्मिक स्थल मैं आपके माध्यम से
मोबाइल के माध्यम से ये अपने साथ होना बहुत जरूरी है। यानी इन चीजों की जानकारी हमारे पास होना और इन्हीं के माध्यम से हम लोग उन पर्यटन स्थलों तक हम लोग पहुंच सकते हैं जहाँ हमें मालूम नहीं रहता, वहां पर भी पहुंच जाते हैं। क्योंकि आज की स्थिति में मैप और मोबाइल ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी होता है। तो ये रहा पर्यटन। और पर्यटन में कौन सी अच्छी चीजें, ठंडी हवा, हम गर्मी के दिनों में, दीपावली के समय में, या फिर क्रिसमस के समय में, या फिर एग्जाम खत्म हो जाती है आप उसके बाद हम लोग ये पर्यटन करने जाते हैं। तो पर्यटन जाते वक्त इन सारी चीजों का ध्यान अपने को रखना है। कौन सी चीजें कहाँ पर है, क्या है, कौन सी चीजों को हाथ लगाना है, कौन सी चीजों को नहीं, ये सारी चीजें अपने को पर्यटन के माध्यम से करना चाहिए। तो इन सारी चीजों में धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, ठंडी हवा के स्थल, अभयारण्य और समुद्री तट, पर्यटन स्थल पर जाते वक्त कौन सी चीजों को हाथ लगाना है, कौन सी चीजों को नहीं लगाना है, ये सारी चीजों का ध्यान अपने साथ रखना चाहिए। पर्यटन करते समय अपने को कौन से साहित्य लेके जाना चाहिए, पर्यटन में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक है, यात्रा करना, अभयारण्य, जंगल घूमना, समुद्री तट है, स्वास्थ्य संबंधी है, साहसिक खेल है, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। स्वदेशी पर्यटन, विदेशी पर्यटन, जैसे स्वदेशी पर्यटन महाराष्ट्र के पर्यटकों का, तमिलनाडु राज्य, कन्याकुमारी, ये पर्यटक अच्छे जाने के लिए अच्छा होता है। विदेशी पर्यटकों के लिए बाहर जाना है, स्विट्जरलैंड है पर्यटन के लिए, अमेरिका, यहाँ पर जा सकते हैं। ये सारी चीजें अपने को पर्यटन के माध्यम से, विदेशी या स्वदेशी के माध्यम से अपने को ये सारी चीजें जानकारी हासिल होती है। तो ये रहा बच्चों, अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। पर्यटक और स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य, पर्यटक और स्वास्थ्य, पर्यटक हम स्वास्थ्य संबंधी, जैसे विदेश के लोग भारत में आते हैं स्वास्थ्य संबंधी। आपने योगा किए हो? योगा जानते हो आप? हेलो। हाँ सर। योगा, जैसे भारत में विदेश के लोग अधिक आते हैं पर्यटन करने के लिए, और किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो स्वास्थ्य में देखना किसी योगा के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट है हमारे भारत में, बहुत सारे, जो रामदेव बाबा ने खोला है, आपने देखा है, योगा करवाते हैं बहुत जगह पर। आपने देखा होगा कहीं कहीं बड़े गार्डन में, अक्सर आप मुंबई में हो तो देखे होंगे कि कुछ लोग अ, जो जो दवाइयाँ होती है बहुत कम लेते हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। सुबह उठना, दौड़ने जाना, सुबह उठना, आधा घंटा 1 घंटा क्या करना, व्यायाम करना, कुछ करना, ये करना, दौड़ना, कुछ कुछ भी कर सकते हैं जो स्वास्थ्य को अपने को एकदम प्रफुल्लित और अच्छा बन सके, जिसको हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना, जिससे स्वास्थ्य हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसमें आपको दवाई की कोई भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हम लोग पर्यटन के माध्यम से बाहर के लोग, जो बाहर के लोग होते हैं, विदेश के लोग भारत में अक्सर आते हैं, क्योंकि यहाँ का मानसून, यहाँ का वातावरण और यहाँ की कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है, जो ठंडी है और अनुकूल है और बहुत अच्छी भाती है। इसलिए बाहर के लोग भारत में स्वास्थ्य संबंधी योगा के माध्यम से कुछ भी, बहुत सारे लोग देखोगे अपने, मैंने अक्सर देखा हूँ भारत भारत में या महाराष्ट्र में, या बहुत सारे लोग अ, सुबह उठकर व्यायाम करते, दौड़ते, यहाँ जाते, वहां जाते, भ्रमण करते हैं, यानी उससे स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन कहा जाता है। अगर हम लोग कहीं गए तो स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य को दिखी जाती है। आपको मैंने एक चित्र दिखाया था जिसमें लोग बैठकर योगा करते हैं। हाँ सर। उसको बोलते बेटा स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन। पर्यटन करते समय यह बातें सदैव याद रखनी चाहिए। हाँ, पर्यटन करते समय आपको सबसे लास्ट में दिखाया था ना वो स्लाइड, कि पर्यटन करते समय हाँ सर। कौन सी चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, है सबसे लास्ट वाली स्लाइड दिखाओ आपको। हाँ सर।
सबसे लास्ट, एक मिनट। ये देखो, समुद्र किनारों पर टहलने जाते वक्त ज्वार भाटा सारणी की जानकारी रखना है। यानी पर्यटन करने जाते हैं हम लोग ठंडी हवा की स्थल या समुद्र तट पर, तो उसकी जानकारी रखना। दूसरी, कितने समय क्या हो जाएगा, कब ज्वार आता है और कब भाटा, इसकी जानकारी आपको नहीं रही तो आप लोग जबरदस्ती वहां समुद्र के अंदर न जाइए। स्थानीय मार्गदर्शक के सिवाय समुद्र किनारा, पर्याप्त कगार, जंगल या अपरिचित गुफाएं अथवा अन्य स्थलों के स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। किसी के बिना पूछे, वहां पर गाइड तो होते हैं बताने वाले कि इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, इसको हाथ लगाना नहीं, उसको नहीं छूना, यानी उसके परमिशन के सिवाय या सूचना फलक के सिवाय किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे तीसरा है, समुद्र तट के कगार पर, पर्वत के कगार पर जंगली प्राणियों के साथ सेल्फी नहीं लेना चाहिए। हो सकता है हम जंगली प्राणियों के साथ सेल्फी लेते और पीछे से उसने मार दिया तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। या फिर गहरे पानी में जाने और तैरने का मोह टालना चाहिए। अपन अक्सर समुद्र में नहाना पसंद करते हैं, तो कभी भी हाँ किसी भी सर। वक्त पानी बढ़ सकता है या कम हो सकता है, तो उन लाठों के माध्यम से तो हम लोग अंदर जा सकते हैं। और पर्यटन स्थलों पर स्थिति प्राणी और पक्षियों को तकलीफ न होने देना। जो प्राणी होते हैं, जहाँ जैसे जंगलों में जाते हैं, अभयारण्यों में पर्यटन करने के लिए, जो अभयारण्य होते हैं बड़े बड़े, वहाँ जंगल होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इन सारी चीजों को पत्थर नहीं मारना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उनको नुकसान होता है। पर्यटन स्थलों पर लगाए गए सूचना फलकों की जानकारी सूचना के माध्यम से करना चाहिए। तो ये सारे होते हैं पर्यटन के जो सूचना। कितने, 2, 4, 6 और 7 आपको दिखी? हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और बेटा किसी को कुछ डाउट है? आज मैडम नहीं आए क्या? अच्छा अच्छा। हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। पूरे हैं सर 97। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मृदा क्या होता है? हाँ, हेलो। सर मृदा मृदा हाँ बोलिए। सर मृदा क्या होता है? मृदा मृदा, मिट्टी। मिट्टी होती है बेटा, मृदा मीन्स होती है मिट्टी। जो अपन खेती करते हैं ना, मृदा के प्रकार, लेटेराइट मिट्टी, अनेक, जैसे जिस जिस एरिया में जाओगे मिट्टी के अनेक प्रकार देखेंगे। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी के ये प्रकार होते हैं जिसको मृदा कहा जाता है। उस मिट्टी, उसको मृदा वो कहा जाता है बेटा, मिट्टी को मृदा कहा जाता है जिस प्रकार में मिट्टी में अनेक प्रकार की चीजें उत्पादन की जाती है। ये बेटा आज का था पर्यटन, और जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिली, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक, ठंडी हवा, ये सारी चीजें हम लोग पर्यटन में देखे हैं। और इसके माध्यम से अपने को नेक्स्ट इसमें पर देखेंगे कि पर्यटन में ऐसी कौन सी चीजें क्या होती है। ये सारी चीजें हमने देख ली है भारत के मैप के माध्यम से। धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल और ठंडी हवा के स्थल, अभयारण्य और समुद्री तट, ये पर्यटन के माध्यम से ये जानकारी आपको दी गई है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो गया है।